हेलो बेटा, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। तो बेटा हम लोग आज बात करेंगे एसी एसी जो चैप्टर है क्लास 12 फिजिक्स का, उसमें है बेटा एक टॉपिक जिसका नाम है एसी सर्किट कंटेनिंग ओनली इंडक्टर। अब बेटा इससे पहले हमने एसी सर्किट कंटेनिंग ओनली कैपेसिटर और एसी सर्किट कंटेनिंग ओनली रजिस्टर पे चर्चा करी है। जैसे कि हमें पता है बेटा कि अगर एसी सर्किट में अगर केवल रजिस्टर हो तो उसको हम रजिस्टिव बोलते हैं, प्योरली रजिस्टिव, और अगर कैपेसिटर हो तो प्योरली कैपेसिटिव बोलते हैं। और जब इंडक्टर आता है तो उसको बोलते हैं बेटा प्योरली इंडक्टिव, जब सिंगल वो अटैचमेंट होता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक एसी सोर्स से जब हमने एक एसी सोर्स से हमने एक इंडक्टर को कनेक्ट किया है, तो इस सर्किट के अंदर इंडक्टर के अलावा कुछ है नहीं। ठीक है, तो ये जो कनेक्टिविटी है इसकी, ये जो आपस में कनेक्टिविटी है, इसी को हम कहेंगे, इस पूरे सर्किट को कहेंगे हम लोग प्योरली इंडक्टिव सर्किट। ठीक है, अब प्योरली इंडक्टिव से बात आया, इस इंडक्टर से बात आया भाई इंडक्टर है क्या। तो इंडक्टर एक डिवाइस है, जस्ट लाइक आप सोच लो कि बेटा जैसे रजिस्टर है और कैपेसिटर है, वैसे ही सेम इंडक्टर है। रजिस्टर काम है आपको अपोज करने का करंट, कैपेसिटर काम है चार्ज को स्टोर करने का, वैसे ही इंडक्टर का काम भी कुछ स्टोर करने का ही है। क्या है वो जो स्टोर करने का है? तो उसका काम बेटा एनर्जी स्टोर करना इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में ये अपने अंदर एनर्जी स्टोर करके रखता है और पूरे सिस्टम को स्मूथनेस प्रदान करता है। स्मूथनेस कहने का मतलब कि मान के चलो कि अगर बेटा करंट आ रहा है बहुत ही हाई फ्रीक्वेंसी के साथ, बहुत अप्स एंड डाउन्स होते हुए और बहुत सारे नॉइज़ के साथ, तो जो इंडक्टर होता है वो सबको, उस सारे नॉइज़ को अपने अंदर ऑब्जर्व कर लेता है और स्मूथ करंट फ्लो करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। इसलिए इंडक्टर का होना ही बहुत अच्छी चीज़ होता है। जैसे कि जब कहीं हाई इंटेंसिटी करंट जाती है, वहाँ पे ये चांस बहुत ज़्यादा हो जाता है कि फ्रीक्वेंसी मैच ना करे, लेकिन फिर भी फ्रीक्वेंसी मैच कराते हैं हम लोग। क्योंकि हम प्रयोग करते हैं इंडक्टर का उस डिवाइस में, इस वजह से ऐसा कर पाते हैं। बेटा आज के जो टॉपिक में हम यही देखेंगे कि एसी सर्किट में इंडक्टर लगा तो आखिर इसके इस पे क्या हुआ, प्लस करंट और ईएमएफ यानी पोटेंशियल दोनों के बीच में क्या रिलेशनशिप यहाँ पे क्रिएट हो रहा है। ठीक है, तो आइए जब देखते हैं बेटा, सबसे पहले तो हमने ये चीज़ सब में कॉमन करी थी। क्यों? क्योंकि हमने सबको, चाहे इंडक्टर हो, चाहे कैपेसिटर हो, चाहे रजिस्टर हो, तीनों को हमने ईएमएफ सोर्स से कनेक्ट किया था, फ्रेश ईएमएफ सोर्स से, जिसका नाम था E = E नॉट साइन ओमेगा टी। इस वजह से इक्वेशन नंबर 1 ये ऑलरेडी तैयार होता है। हम दूसरी चीज़ पे चर्चा करते हैं बेटा करंट के ऊपर कि आखिर करंट में क्या परिवर्तन, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं बेटा एसी सर्किट यानी अल्टरनेटिंग करंट सर्किट, इसकी चर्चा करेंगे हम लोग। तो अभी आप देख लो बेटा कि एक, जैसे कि इंडक्टर में क्या होता है ना कि मैग्नेटिक फील्ड स्टोर होता है, तो जब भी चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स होगा तो वहाँ पे बेटा एक इंड्यूस करंट प्रोड्यूस होता है। और जो इंड्यूस करंट होता है ना, वो ऑल्टरनेटिंग करंट के ठीक अपोजिट डायरेक्शन में होता है, यानी कि ऑल्टरनेटिंग करंट को ही क्या कर रहा होता है, वो अपोज कर रहा होता है। तो उस कंडीशन में एक बैक ईएमएफ क्रिएट होता है, जिसको हम कहते हैं -LdI/dt, जो अपोज करता है अप्लाइड ईएमएफ को। यानी एक कोई ईएमएफ है जो कि है बेटा ये LdI/dt केस में, जो आप देख सकते हो यहाँ पे -LdI/dt, माइनस इसलिए साइन लगा क्योंकि ये जो रियल सोर्स है बेटा, ये वाला, ये इसका ओरिजिनल सोर्स है, इस सोर्स को वो अपोज करता है। ठीक है, क्योंकि मैंने अभी बताया ना कि जब इसका काम है इंडक्टर का कि अपने अंदर मैग्नेटिक फील्ड की एनर्जी को स्टोर रखता है, और जब भी मैग्नेटिक फील्ड का फ्लक्स में चेंजिंग होएगा तो ही वहाँ पे इंड्यूस ईएमएफ क्रिएट होगा, और इंड्यूस ईएमएफ क्रिएशन की वजह से ऐसा करंट ही है, ऐसा होना कि कुछ एक रिवर्स डायरेक्शन में करंट प्रोड्यूस होगा, जो हमारे रिजल्टेंट डायरेक्शन ऑफ करंट को क्या करेगा बेटा, अफेक्ट करने की कोशिश करेगा, जो आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, तो ये वाला फैराडे का लॉ था, अगर आप लोग को याद हो बेटा इंड्यूस ईएमएफ वाले केस में, कि E = -dϕ/dt वाला। ठीक है, लेकिन हम यहाँ पे L का प्रयोग तब करते हैं जब वहाँ पे इंडक्टर केस आता है, यानी कि इंडक्टर के अंदर जब हम चेंज इन फ्लक्स की बात करें तो वहाँ पे हम -LdI/dt करते हैं, क्योंकि करंट के चेंजिंग की वजह से ही ये इंडक्टर के अंदर परिवर्तन आया है। जैसे जैसे करंट इसके अंदर फ्लो होना शुरू करेगा, अब एसी तो मालूम बेटा कंटिन्यूसली फ्लो तो करता नहीं है। एसी कैसे फ्लो करता है आपको पता होगा इस बारे में, कि एसी कुछ ऐसे फ्लो करता है, मतलब 0 फिर मैक्सिमम फिर 0 फिर मैक्सिमम फिर 0 फिर मैक्सिमम। ऐसा करने की वजह से फ्लक्स में चेंज होगा, एकदम जाहिर सी बात है। और फ्लक्स में चेंज होगा तो फिर क्या होगा बेटा, फिर ये होगा कि इंडक्टर में इंड्यूस करंट प्रोड्यूस होके ही रहेगा, क्योंकि फ्लक्स में चेंजिंग हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो ये जो हमारा इक्वेशन है वह है नेट इंस्टेंटेनियस ईएमएफ कितना होगा बेटा, तो वो होगा, इससे जो फॉर्मूला होता है क्या होता है,
ई माइनस एल डी आई बाई डी टी, इसको हम नेट कर सकते हैं कि लेट कर लो कि बेटा ये ई है हमारे पास और ये इसको अपोज कर रहा है, गौर करना, ये हमारा टोटल ई है, ईएमएफ है, और कुछ ईएमएफ जो इंडक्टर प्रोड्यूस कर रहा है वो कुछ अपोज कर रहा है, तो भाई घटाना पड़ेगा उसको, तभी तो पता चला कि नेट रिजल्टेंट कितना ईएमएफ। तो हमने क्या करा, ई माइनस सॉरी ई माइनस एल दिया बाई डी टी जो है बेटा, उसको हमने जीरो को इक्वेट कर दिया, इक्वल बराबर में रख दिया। नेक्स्ट देखा कि जब ऐसा केस हुआ तो फॉर आर इज इक्वल टू जीरो ई एम एफ इज कॉन्स्टेंट। ऐसा जीरो बराबर इसलिए रखा क्योंकि अगर किसी भी सर्किट के अंदर रेजिस्टेंस जीरो होगा, अब जाहिर सी बात है इसमें रेजिस्टेंस क्यों जीरो होगा भाई, क्योंकि इस सर्किट के अंदर रेजिस्टेंस लगा ही नहीं है। क्या लगा हुआ है, इस सर्किट में इंडक्टर लगा है, और जब ऐसा केस हो कि किसी भी सर्किट में इंडक्टर यानी रेजिस्टेंस के अलावा कोई और भी डिवाइस उसमें लगे हो रेजिस्टेंस के अलावा, तो उस केस में उसका ईएमएफ पूरे सर्किट में क्या होगा बेटा, कांस्टेंट होगा। ठीक है, तो ईएमएफ कांस्टेंट है तो वहाँ पे नेट रिजल्टेंट घूम के क्या है बेटा, सर्कुलर पे हो जाएगा जीरो। ठीक है, किरचॉफ वोल्टेज लॉ की अगर बात करो तो पूरे क्लोज सर्किट में पोटेंशियल कितना होगा बेटा, जीरो होगा। तो नेक्स्ट बेटा जो हमारा है ये यहाँ पे कंडीशन आता है ई नॉट साइन ओमेगा टी इज इक्वल टू एल डी बाई डी टी, यानी केस आता है जब हमने इसको रखा ना ई माइनस एल डी बाई डी टी, तो जब इसको हम उस साइड ले जाएंगे, ठीक है, ट्रांसफर करके, तो जो बेटा ई इज इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी, यानी कंडीशन हो जाएगा ई इज इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी, और जहाँ पे ई की वैल्यू कितनी है, ई नॉट साइन ओमेगा टी, आप देख सकते हो यहाँ पे, और एल डी आई बाई डी टी बिल्कुल सेम डिट्टो ऐसे ही। फिर हमने डी टी को इसके पास भेज दिया बेटा, ठीक है, और एल को ई नॉट के नीचे लेते हैं। ठीक है, तो उसके बाद हमने क्या कर दिया बेटा, इंटीग्रेशन कर दिया। ठीक है, डी आई का और ई नॉट बाई एल साइन ओमेगा टी डी टी का, डी आई का करेंगे तो आई बन जाएगा हमको, क्योंकि पता है कि आई का डी आई का इंटीग्रेशन आई ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास ई नॉट बाई एल कॉन्स्टेंट है तो उसको बाहर निकाल देंगे। अब साइन ओमेगा टी डी टी का एक बार इंटीग्रेशन करेंगे बेटा, तो साइन ओमेगा टी का होता है माइनस कॉस ओमेगा टी, गौर करना, साइन ओमेगा टी का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है माइनस कॉस ओमेगा टी, क्योंकि ये इंटीग्रेशन प्रिंसिपल है कि जो वो अपोजिट करता है साइन का करता है कॉस, लेकिन कंडीशन होती है नेगेटिव साइन आ जाती है। ठीक है, क्योंकि गौर करना बेटा ये डिफ्रेंशिएशन नहीं है, इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन में ठीक उल्टा होता है। तो यहाँ पे माइनस ई नॉट बाई एल कॉस ओमेगा टी हो जाएगा बेटा, प्लस कांस्टेंट आ जाएगा। अब कांस्टेंट हो जाता है जीरो, क्यों हो जाता है, क्योंकि पूरे सर्किट में अगर आप गौर करोगे बेटा तो जो क्लोज लूप में जो ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहा है वो रिजल्टेंट कितना दे रहा है, जीरो दे रहा है, और इसके अलावा कोई अदर से इफेक्ट नहीं देने को मिलेगा। इस केस में कांस्टेंट का कुछ मतलब होता नहीं है, वहाँ पे जीरो हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है बेटा हमारे सामने आई इज इक्वल टू, तो हमने क्या करा बेटा, ई नॉट बाई एल जो है ना, ई नॉट बाई एल को हमने मान लिया आई नॉट, देखो यहाँ पे गौर करो, ई नॉट बाई एल को ई नॉट बाई हाँ ई नॉट बाई एल को हमने मान लिया आपका आई नॉट, मैंने पूरा हमने ई नॉट बाई एल को भी नहीं माना, क्योंकि अभी हमें कॉस ओमेगा टी है ना बेटा, तो कॉस ओमेगा टी का जब होगा, मतलब कि जैसे कि साइन ओमेगा टी का हमने करा कॉस ओमेगा टी, और कॉस ओमेगा टी के नीचे भी आ जाता है अपॉन में ओमेगा, क्योंकि आपको पता है ना कि ये पता होना चाहिए बेटा कि जब हम साइन ओमेगा टी डी टी का जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस कॉस ओमेगा टी, और ओमेगा टी का बेटा एक बार और होगा तो नीचे हो जाएगा ओमेगा। ठीक है, ये कंडीशन आएगा, तो कॉस ओमेगा टी बाई ओमेगा माइनस के साथ, तो ये हो जाएगा बेटा ई नॉट बाई एल ओमेगा, गौर करना, ई नॉट बाई एल ओमेगा की वैल्यू किसके बराबर बेटा, आई नॉट के बराबर। तो हमने इस पूरे को सब्स्टिट्यूट करके यहाँ पे क्या नोट कर दिया, आई नॉट यहाँ पे प्रेस कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट है कि कॉस ओमेगा टी हम नहीं ले सकते, क्योंकि शुरुआत में देख रहे हो साइन के फॉर्म में है, और यहाँ पे किस फॉर्म में है, कॉस के फॉर्म में, तो हम इक्वेट नहीं कर सकते, क्योंकि दोनों का जो ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म है वही अलग है। ठीक है, तो सबसे पहले हमको इसको साइन के फॉर्म में लाना जरूरी है। जब हमने साइन के फॉर्म में लाएंगे ना कॉस को, तो क्या करेंगे हम, पाई बाई टू प्लस माइनस, यानी गौर करो ट्रिग्नोमेट्री क्या बोलता है कि 90 पे और 270 पे जो साइन होता है वो कॉस में, कॉस साइन में, टैन कॉट में, कॉट टैन में, सेक कॉसेक में, और कॉसेक सेक में कन्वर्ट हो जाते हैं। इस वजह से यहाँ पे कंडीशन होता है। तो हमने पाई बाई टू माइनस लिया बेटा, तो ये कॉस का हो गया साइन, पाई बाई टू माइनस, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस साइन टैन कॉट सेक कॉसेक सबकी वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव होती है। इस वजह से साइन पाई बाई टू माइनस ओमेगा टी यहाँ पे हमने नोट कर दिया। ठीक, फिर हमें पता है बेटा कि साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा होता है। ठीक है, गौर कर जाना थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री बेटा, आप लोग मैथमेटिशियन होंगे और कुछ बायोलॉजिस्ट भी होंगे, लेकिन हम मैथमेटिक्स की बात करेंगे कि आपको पता होगा
कि माइनस साइन थीटा को हम लिख सकते हैं बेटा साइन माइनस थीटा, ठीक है, ये लिख सकते हैं, ये मैथ्स की ट्रिग्नोमेट्री का नियम है, कहता है। तो फिर ये जो माइनस बेटा वो अंदर चला जाएगा तो ओमेगा टी प्लस हो जाएगा और पाई बाई 2 माइनस हो जाएगा, और ये हो जाता है बेटा हमारा इक्वेशन नंबर सेकेंड, ठीक है। अब इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड से जब हम कंपेरिजन करते हैं तो देखते हैं कि ये ई है और ये आई है, ई नॉट आई नॉट और साइन साइन। उसके बाद बेटा डिफरेंस कहाँ आता है, तो यहाँ पे जो फेज डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा वो बेटा मिलेगा माइनस पाई बाई 2। और माइनस पाई बाई 2 का मतलब क्या पता चलता है, तो माइनस पाई बाई 2 का मतलब पता चलता है हमें कि यहाँ पे कर रहा है बेटा लैग। क्या कर रहा है, ये लैग कर रहा है, यानी कि जो आई की वैल्यू है, जो करंट है, वो ईएमएफ से लैग कर रहा है कितने फेज डिफरेंस में, तो माइनस पाई बाई 2, यानी कि जो ग्राफ होगा बेटा वो आ जाएगा आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में, ठीक है। और फोर्थ क्वाड्रेंट में आप देख सकते हो, तो जो हमने ग्राफ यहाँ बना के रखा बेटा कि ई नॉट की स्टार्टिंग कहाँ है, 0 से, तो ई नॉट ऐसे स्टार्ट हो रहा है, जा रहा है, और जो आई नॉट है वो कहाँ से बेटा, तो वो निचले फेज से, तो वाई एक्सिस के अपोजिट वाले एक्सिस से वो स्टार्ट हो रहा है, यानी अगर कहोगे सोचोगे थोड़ा सा तो ये -1 से स्टार्ट हो रहा है। और कैपेसिटर वाले केस में +1 से स्टार्ट हो रहा था, इस वजह से प्लस में था, ये वाला -1 से स्टार्ट हो रहा है, इस वजह से इसका डिफरेंस कितना बेटा -पाई/2 है, ठीक है। तो आप यहाँ पे ग्राफ में देख सकते हो, ये फेज में देख सकते हो, फेज में चेंजिंग हुई, कितने की चेंजिंग हुई है, तो पाई/2 की चेंजिंग बेटा, ठीक है, कितने की, पाई/2 की। और जो करंट है वो लैग कर रहा है ईएमएफ से पाई/2, यानी लैग का मतलब कमी हो जाती है, ठीक है। और लीड का मतलब बढ़ोतरी, तो कमी और बढ़ोतरी, तो इंडक्टर करता है कमी और कैपेसिटर करता है बढ़ोतरी, तो उसमें लीड करते हैं और इसमें कमी है जो उसको बोलते हैं लैग, ठीक है। नेक्स्ट जब इसको बेटा जब नॉर्मलाइज तरीके से हम यहाँ पर रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं फेजर डायग्राम से, तो यहाँ आप देख सकते हो कि ई नॉट तो अपनी जगह पे है, लेकिन जो बेटा आई नॉट है वो कहाँ आ गया है, वो आ गया आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में, ठीक है। अब कैपेसिटर केस में बेटा ये सेकंड क्वाड्रेंट में था, लेकिन इंडक्टर केस में ये जाता है फोर्थ क्वाड्रेंट में, और आप देख सकते हो बेटा पाई/2 का यहाँ पे डिफरेंस देखने को मिलता है, तो यही इस फेज में डिफरेंस निकल के आता है। तो हमें इसी पता चले बेटा कि एसी सर्किट कंटेनिंग ओनली इंडक्टर के अंदर ये कंडीशन है कि जो भी इंडक्टर आप उपयोग करोगे एसी सर्किट के अंदर, वो ईएमएफ से करंट के बीच में जो डिफरेंस आएगा वो पाई/2 का ही होगा। तो इस पे बेटा क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं, अच्छे खासे क्वेश्चन बनते हैं, आप देख सकते हो क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग उसको भी बेटा चर्चा की जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो यहाँ पे फिर जैसे हम लोग कैपेसिटर में कैपेसिटिव रिएक्टेंस अगर आपको याद हो एक्ससी की बात करते थे, वैसे ही सेम इसमें भी आता है इंडक्टर वाले केस में, क्योंकि एक बात तो क्लियर है ना कि जैसा रजिस्टर जिसका काम है अपोजिशन करना, वैसे ही कैपेसिटर उसका भी काम है कुछ अपोज करना, सेम इज जस्ट लाइक इंडक्टर, इसका भी काम है कुछ अपोज करना, और क्या अपोज करना, किस फॉर्म में अपोज करना, उसी को हम देखेंगे बेटा, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमने कांस्टेंट लिया था ना, याद है आपको, आई नॉट इज इक्वल टू ई नॉट बाई ओमेगा एल, यहाँ से उठाया था जो हमने, यहाँ से बेटा उठाया था, ठीक है। तो ये जो कांस्टेंट है और प्लस अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ आई नॉट इज इक्वल टू ई नॉट बाई आर हो जाता है, तो दोनों का राइट हैंड बेटा लेफ्ट हैंड सेम है, तो राइट हैंड क्या कर देंगे हम, इक्वेट कर देंगे, तो इक्वेट कर देंगे बेटा ई नॉट से ई नॉट क्या हो जाएगा, उड़ जाएगा, बचेगा आर इज इक्वल टू ओमेगा एल, और इसी आर को कहते हैं बेटा हम लोग एक्स एल, क्या बोलते हैं इसको, एक्स एल, और इसका नाम है इंडक्टिव रिएक्टेंस, ठीक है। इसको इंडक्टिव रिएक्टेंस बोलते हैं, और ये इंडक्टिव रिएक्टेंस ओमेगा एल के बराबर होता है। अब जैसा कि पता है आपको कि ओमेगा की वैल्यू 2πf होती है, तो एक्सएल इज इक्वल टू 2πfl बन जाता है वहाँ पे, जहाँ पे एल है इंडक्टर वैल्यू। उसके बाद बेटा आप गौर करो तो जो एक्सएल की वैल्यू है वो फ्रीक्वेंसी से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो हमको वहाँ पे बेटा एक ठो आप देख सकते हो ये ग्राफ का फॉर्मेशन हो रहा है, इसको बोलते हैं कांस्टेंट ग्राफ। आप देख सकते हो ये वाला ग्राफ वहाँ पे क्रिएट होता है कि जैसे जैसे एक्सएल बढ़ेगा वैसे वैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी वैसे वैसे एक्सएल बीट समय के साथ बढ़ता जाएगा, ठीक है। यानी फ्रीक्वेंसी पे एक्सएल डिपेंड कर रहा है डायरेक्टली। और पिछले वाले केस में अगर याद करो बेटा कैपेसिटर वाले केस में, तो वहाँ पे था इन्वर्सली, यानी कि जो एक्ससी था वो इन्वर्सली डिपेंडेंट करता था, ठीक है। यानी कि उस केस में हम गौर करें तो जब हम फ्रीक्वेंसी को बढ़ाते थे तो उस समय कैपेसिटिव की वैल्यू, कैपेसिटिव रिएक्टेंस की क्या होती, घटती थी, लेकिन इस केस में अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे तो इंडक्टिव रिएक्टेंस की वैल्यू क्या होगी बेटा, बढ़ेगी, तो इसी कहते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस। और इसका भी बेटा असाइनमेंट होता है ओम, यानी इसको भी ओम में ही हम मेजर करते हैं, ठीक है।
तो अब ये था बेटा रिक्वायर्ड हमारा इंडक्टिव रिएक्टेंस का पार्ट, और ऐसे करके बेटा एसी सर्किट कंटेनिंग ओनली इंडक्टर हो जाता है समाप्त। वैसे अगर इंडक्टर देखने की इच्छा हो, विचार हो, तो अभी आप लोग गौर करना बेटा, कभी भी कोई इलेक्ट्रॉनिक सर्किट देखना जिसके अंदर क्या हो कि एक रिंग टाइप का स्ट्रक्चर बना हो। जैसे कि मैं बता दूं आपको, अभी देख लेते हैं बेटा, ठीक है, रिंग टाइप का स्ट्रक्चर जैसे फिगर बनाते हैं, ठीक है। जैसे बेटा यहाँ पे गौर करो कि इस तरह का हमने रिंग टाइप का एक स्ट्रक्चर दिखाया है, ब्लैक कलर का होता है, ठीक है। ये जो रिंग वाला होता है ना, वो पूरा ब्लैक होता है, ठीक है, पूरा ब्लैकिश ब्लैकिश होता है। और इसके अंदर से ना वायर ऐसे जाता है, ऐसे 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 वायर निकल के जाता है और सर्किट में जुड़ जाता है। तो आप ये ऐसा सर्किट आप अगर नहीं देखा होगा तो मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है। मैं आपको शॉर्ट्स के फॉर्म में जरूर दिखाऊंगा इसको कि ये इंडक्टर कैसा देखने में होता है, और इसका जो सबसे मेन पीछे का भाई कि इंडक्टर होता तो है, इसका काम क्या है? काम है एनर्जी को स्टोर करना। किस फॉर्म में? मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में। इसका मतलब कि सबसे मेन वर्क है इसका कि नॉइज वाले करंट को क्या करता है? बैलेंस करके स्मूथनेस के साथ बाहर निकालने की कोशिश करता है। तो ये होता है बेटा यहाँ पे हमारा एसी सर्किट कंटेनिंग इंडक्टर हो जाता है समाप्त। मिलेंगे नेक्स्ट अगले एपिसोड में बेटा, जिसमें और भी कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पर चर्चा करेंगे। क्या पता अगर हम नेक्स्ट चर्चा करें जिसमें अभी तो हमने एक पता किया ना कि सर्किट के अंदर खाली रेजिस्टेंस हो या फिर खाली इंडक्टर हो या फिर हमारे पास खाली कैपेसिटर हो, तो अकेला अकेला सिंगल सिंगल। बस कपलिंग की बात करेंगे, यानी कि रेजिस्टेंस रजिस्टर और कैपेसिटर संग हो, या फिर कैपेसिटर और इंडक्टर सम हो, या फिर इंडक्टर और रेजिस्टेंस संग हो। तो ये तीनों का जो अलग अलग कॉम्बिनेशन बनता है और उसका सर्किट पे क्या असर पड़ता है, हम देखेंगे बेटा यही नेक्स्ट एपिसोड में, ठीक है। चलते बेटा, जय हिंद।